वियतनाम युद्ध का काला इतिहास। क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका एक छोटे से देश से हार सकता है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे विश्व युद्ध की परमाणु अटैक के बाद अमेरिका की दहशत पूरी दुनिया में थी। इसके बाद तो उस देश से टकराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ये भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका जैसा देश एक छोटे से देश के आगे घुटने टेक सकता है। हम बात कर रहे हैं वियतनाम युद्ध की, जहां अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा। जानेंगे आज वियतनाम युद्ध का पूरा काला इतिहास, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, जिसको जीतने के लिए अमेरिका ने 26 करोड़ डॉलर बम यूज करने पड़े, बल्कि 5 लाख सैनिक भी डिप्लॉय करने पड़े। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर बम और बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन सब के बावजूद अमेरिकी सेनाओं को पीछे कदम हटाने पड़े और वो वियतनाम से बाहर चली गई। वियतनाम ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिस्ट्री ऑफ वियतनाम वॉर। ये समय 19वीं सदी के मध्य का था, जब ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां के देशों को अपना गुलाम बना रहे थे। वहां के लोगों पर अपना कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन थोप रहे थे। साल 1857 में वियतनाम में जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। आज का लाओस और कंबोडिया उस समय वियतनाम का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसके बाद आया साल 1858, जब फ्रांस की सेना ने वियतनाम पर हमला करना शुरू किया। वियतनाम को पूरी तरह से जीतने में फ्रांस को 20 साल का समय लगा, लेकिन साल 1887 तक आते आते वियतनाम फ्रांस के कब्जे में चला गया। उस समय इसे इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये आज 3 देशों में बढ़ चुका है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। फ्रांस का वियतनाम पर लगभग 1941 तक शासन चलता रहा। इसके बाद जापान की सेनाओं ने वियतनाम पर हमला किया। उस समय वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन चल रहा था और इस एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे थे हो ची मिन। उन्हें जापान का वियतनाम पर यह हमला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हो ची मिन वियतनाम के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने साल 1930 में फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया और वियतनाम में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की। जापान के हमले के विरुद्ध हो ची मिन ने स्ट्रगल शुरू किया और वहां पर विट मिन पार्टी की शुरुआत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में चाइना और अमेरिका का कॉमन एनिमी जापान था। ये इसलिए दोनों देश आपस में मिल गए और उन्होंने वियतनाम की मदद की। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक अटैक किया, इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और बैटलफील्ड खाली हो गई। तब यहाँ पर एक बार फिर फ्रांस ने वियतनाम की तरफ चलना शुरू किया। फ्रांस ने वियतनाम पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए कहा कि साल 1941 तक ये देश हमारे कब्जे में था, इसलिए इस पर अब हमारा अधिकार होगा। लेकिन हो ची मिन कहाँ मानने वाले थे। वो संघर्ष पर उतर आए, लेकिन उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को देखकर अमेरिका को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में एक और कम्युनिस्ट देश पैदा हो जाए। तब उन्होंने हो ची मिन के अगेंस्ट फ्रांस की मदद की। अमेरिका की मदद से फ्रांस ने अपना संघर्ष जारी रखा और वियतनाम के साउथ पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया। बाओ दाई को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया और इसे साउथ वियतनाम का नाम दिया गया, जबकि वियतनाम के नॉर्थ पार्ट पर हो ची मिन रूल कर रहे थे। अमेरिका वियतनाम को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता था। साल 1949 तक द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। युद्ध का तनाव बरकरार था। इस बीच नॉर्थ और साउथ वियतनाम को एक करने की बातें होने लगी, लेकिन समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर थी। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जबकि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई ने हिटलर के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अमेरिका की नाराजगी के लिए बाओ दाई का ये व्यवहार काफी था। इधर हो ची मिन केवल उत्तरी वियतनाम से संतुष्ट नहीं थे। वो हर कीमत पर चाहते थे कि वियतनाम का दक्षिणी हिस्सा भी उनके शासन प्रणाली के अधीन आ जाए। अब इन दोनों देशों के बॉर्डर पर स्ट्रगल शुरू हो गया। इन तमाम सर्कमस्टेंसेस के बीच फ्रांस ने लाओस को 1949 में और कंबोडिया को 1953 में अलग देश घोषित कर दिया। मतलब पश्चिमी देशों ने फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं किया, बल्कि वियतनाम में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद समय आता है 26 अप्रैल 1954 का, जब फ्रांस ने जिनेवा एकॉर्ड की बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग वियतनाम से कॉम्प्रोमाइज किया। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया और उनकी जगह निगो दिन दिम को राष्ट्रपति बना दिया, जो कि कैथोलिक कम्युनिटी से था, जबकि साउथ वियतनाम के ज्यादातर लोग बौद्ध थे। अब यहाँ सत्ता और लोगों के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो गया और राष्ट्रपति की तरफ से बौद्ध लोगों को सताया जाने लगा। इसकी वजह से लोगों का अपने शासक से भरोसा उठ गया। साउथ वियतनाम के लोग अब नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करने लगे, अपने यहाँ की सरकार का विरोध करने लगे। वियतनाम के मुद्दे पर दुनिया 2 समुदायों में बढ़ती नजर आ रही थी। अमेरिका किसी भी कीमत पर वियतनाम को कम्युनिस्ट नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो खुलकर युद्ध में आना भी नहीं चाहता था। अभी तक उसने फ्रांस को सपोर्ट किया और साउथ वियतनाम के लोगों को वेपन दिए ताकि वो युद्ध कर सके। दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम के रूलर हो चिन मिन को चीन के साथ साथ सोवियत
संघ का भी सपोर्ट मिल गया। अब ये कह सकते हैं कि युद्ध लगभग बराबरी वाली स्थिति में पहुंच गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी सीधे सीधे वियतनाम के युद्ध के क्षेत्र में उतरना चाहते थे, लेकिन साल 1961 में अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने वियतनाम युद्ध में सेना भेजने से इनकार कर दिया। साल 1963 में उनकी हत्या हो गई और उसके बाद नए राष्ट्रपति बने लिंडन बी जॉनसन। उन्होंने सीधे सीधे वियतनाम युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक सच ये भी था कि अगर अमेरिकी सीधे सीधे वियतनाम जैसे छोटे से देश में युद्ध के लिए उतरता है, उसके लिए बड़ी ही शर्म की बात होती है। तब अमेरिका ने एक षड्यंत्र रचा और यह खबर फैलाई कि साउथ वियतनाम ने उनके गल्फ ऑफ टोंकिन में उनके समुद्री बेड़े पर हमला कर दिया है। इसके पहले कि इस हमले की सच्चाई सामने आती, अमेरिकी सेनाओं की एक टुकड़ी 5 मार्च 1965 को वियतनाम युद्ध में हिस्सा लेने पहुंच गए। लेकिन वियतनाम के घने जंगलों में अमेरिकी सेनाओं के लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने केमिकल का उपयोग करके इन जंगलों में आग लगानी शुरू कर दी। जंगलों में अमेरिकी केमिकल का प्रभाव आदि मौजूद है। वियतनाम के जंगलों में वहां के सैनिक अच्छी तरह परिचित थे। जंगलों के बीच जमीन के नीचे उन्होंने गुफाएं और सुरंगें भी बनवा रखी थी। अब युद्ध के दौरान वियतनामी सैनिक अमेरिकी सेनाओं के सामने अचानक प्रकट होते हैं, हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वियतनाम के कीचड़ भरे दलदली जंगलों की जमीन अमेरिकी सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। इस तरह की बैटलफील्ड में उन्हें पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा था। लिहाजा अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता चला गया। 50,000 से बढ़कर अमेरिकी सैनिक 1.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गए। साल 1967 तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या वियतनाम युद्ध में 5 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन अमेरिका से लड़ने का वियतनाम के लोगों का जज्बा जबरदस्त था। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, लेकिन उनके बच्चे भी इस युद्ध में पीछे नहीं। इसके बाद अमेरिका ने साल 1968 में वियतनाम के लोगों पर आसमान से बमबारी शुरू कर दी। एक साल के दौरान अमेरिका ने 20,000 टन बम वियतनाम पर बरसाए, जिसमें वियतनाम के लाखों लोगों की शहादत हुई। भले ही इस युद्ध में मानवता का संहार करके अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि खुद यूएस मीडिया ने वहां की सरकार को विलन और वियतनाम को विक्टिम के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। इस घटना से पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी शुरू हो गई। अमेरिका की सड़कों पर अपने ही देश के सैनिकों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दूसरी तरफ वियतनाम के लोग अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे थे। वो टस से मस होने को तैयार नहीं थे। फाइनली 1973 में अमेरिका को ही हार का सामना कर हार माननी पड़ी और अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इसके बाद वियतनाम ने साउथ वियतनाम की राजधानी सिंगोन पर अपना कब्जा कर लिया और साल 1975 में पूरा का पूरा वियतनाम एक देश के रूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान वियतनाम के 14 लाख सैनिकों ने अपनी शहादत दी, जबकि अमेरिका के भी 58,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। एक महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका एक छोटे से देश वियतनाम पर इतने लंबे समय के संघर्ष और युद्ध के बाद भी कब्जा नहीं कर सका। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वियतनाम के युद्ध में ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा। वियतनाम के लोग अपने अस्तित्व के संघर्ष को लेकर लड़ रहे थे। वो अपने मकसद में कामयाब रहे, जबकि अमेरिका को अपना मकसद भूलकर कदम पीछे लेने पड़े। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।